हम लंबे समय तक ध्यान कैसे करें? हर कोई ध्यानी बने। 5 साल की उम्र से ही हर एक के जीवन में ध्यान आ जाए। महिलाएं हैं, घर के परिवार वाले हैं, सभी कोई ध्यान से जुड़े और ध्यान को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि कृपया ध्यान को कभी ना छोड़ें और जब जब आपको समय मिले आप ध्यान अभ्यास में अपना समय बिताएं। आप सबका स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। फ्रेंड्स, हमारे साथ फुलटोशी जी बनी हुई हैं। उनसे हमने पिछले एपिसोड में बहुत से प्रश्न किए और उन्होंने बहुत ही प्यारे तरीके से हमें आध्यात्मिक माँ, आध्यात्मिक परिवार के विषय में कैसे बने वो समझाया। आइए कुछ प्रश्न और करते हैं क्योंकि हमारे पास प्रश्न अभी बचे थे। तो फुलटोशी जी, आपका पुनः स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। तो फुलटोशी जी, जैसे मेरे पास एक प्रश्न है कि ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करते करते रोना बहुत आ रहा है। मतलब रोना भी ऐसा आ रहा है जैसे कहते हैं ना कि गंगा जमुना बस बह गई बस तो बाढ़ ही आ जाएगी, उतना रोना आ रहा है, जबकि अंदर मेरे कुछ भी नहीं है, घर परिवार से मैं संतुष्ट हूँ। फिर क्या है वो जो रोना आ रहा है? इसमें 2 कारण हो सकते हैं। कई बार हमारे बहुत सारे हिडन इमोशंस रहते हैं जो कई बार हम एक्सप्रेस नहीं किए हुए होते हैं, तो वो भी निकल सकते हैं। और कई बार जब हम आत्मिक अनुभव करने लगते हैं तो उस समय भी ये आंसुओं के तरीके से निकलते हैं और ये एक सिम्टम कह लीजिए कि हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि जो आत्मिक अनुभव में हम बहुत ज़्यादा प्रेमल, कई बार बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा आनंदित होने लगते हैं और उस आनंद के कारण भी कई बार हमारे भीतर से वो आंसू की तरह छलकने लगता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि हम तो दुखी नहीं है फिर भी हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो महात्मा या जो पुरुष, बुद्ध पुरुष जिनसे हम ध्यान सीखे होते हैं, हम उनसे जब मिलते तब भी हमको कई बार आंसू अपने आप स्वतः ही निकल पड़ते हैं। तो ये अनुभव बिल्कुल साधारण है और इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और बिल्कुल इसको हमें एंजॉय करना है। यस, उसको रोकना भी नहीं है, उसको एंजॉय करना है। मतलब ये खुशी के आंसू है। मतलब अगर हमको ध्यान में आंसू आ रहे हैं, रोना आ रहा है, तो मतलब दुख के कारण कम और खुशी का कारण ज़्यादा है। और उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है कि क्या गड़बड़ हो रहा है मेरे साथ। एक प्रश्न और है फुलटोशी जी कि जैसे ध्यान हम कर रहे हैं तो हमने जैसे आत्मा की यात्रा सुना या कुछ और कोई ऐसा प्रोग्राम देखा और हम उसको बहुत ही इम्प्रेस हो गए, उससे इन्फ्लुएंस भी हमको हो गया थोड़ा। तो अब हम क्या करें? उसको फॉलोअर बन जाएं, उस जो भी जिससे भी हम इम्प्रेस हुए, हाँ, जिससे इंस्पायर हुए हैं, तो उससे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए या उसका फॉलोअर बनना चाहिए? देखिए, पीएसएसएम में तो फॉलोअर बोल के कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ हम सुनते सबकी हैं, करते अपनी हैं। तो मुझे लगता है जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं या जिसके साथ आपको सुनना या समय बिताना अच्छा लग रहा है, कोई भी मास्टर हो सकता है, तो आप उनके साथ मिल के एज ए ग्रुप कॉन्शियसनेस में हम काम कर सकते हैं। बट हमेशा हमें ये याद रखना है कि हमारी सांसें ही हमारे गुरु हैं और हम स्वयं का डिसीजन हर चीज़ में लें। तो ग्रुप कॉन्शियसनेस के माध्यम से हम वो मास्टर से जुड़कर उनके साथ में हम, क्योंकि हर ग्रुप का, हर मास्टर का एक स्पेसिफिक एम होता है, एक एजेंडा होता है। तो अगर हमारे साथ वो अलाइनमेंट में हैं चीज़ें, तो कई बार हम उनसे इंस्पायर होकर उनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। अब कुछ लोग मिलके मैगजीन बनाते हैं, कुछ लोग मिलके ट्रांसलेशन का काम करते हैं, कुछ लोग पीएमसी हिंदी में काम कर रहे हैं। तो हर एक जगह कोई ना कोई एक लीड करता हुआ मास्टर होता है और हर एक की ज़िंदगी से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। तो मुझे लगता है कि हर कोई अपने हिसाब से एक तरीके के लोगों के साथ मिलकर रहने में उनको अपनी आत्मिक उन्नति बहुत ज़्यादा महसूस होती है, परंतु वही फाइनल नहीं होना चाहिए। हम जब तक हैं उनके साथ उनकी चीज़ों को सीखें और आगे उनसे भी हायर लेवल में जो मास्टर्स हैं या जिनके अनुभव है, वो चाहे किताबों के माध्यम से हो या जो भी और एनलाइटेंड मास्टर, हमें उनसे भी मिलते रहना चाहिए। हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए। एक जगह में हम अगर अपनी खुशी से अटकाव में हैं, लेकिन हमें समझना चाहिए कि हमारी आत्मा की यहाँ पे ग्रोथ हो रही है कि नहीं।
वाह, वंडरफुल। मतलब हमें कहीं भी जैसे पत्री सर कहते हैं कि बी योर ओन मास्टर, आप सीखिए सबसे पर चलिए अपने हिसाब से जी। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि हमें किसी से इंस्पिरेशन तो लेनी है, इंस्पिरेशन हमें सबसे लेनी है, कोई भी हो सकता है, वो छोटा और बड़ा उसमें कोई नहीं, इंस्पिरेशन सबसे लेनी है पर किसी का फॉलोअर नहीं बनना है। एम आई राइट? जी ना, यही पत्री सर का एक प्रिंसिपल भी है। जी। जैसे हम पत्री जी को सुनते हैं, साथ में हम सारे न्यू एज मास्टर्स को भी पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसी प्रकार से आप किसी भी मास्टर से अगर इंस्पायर हो भी रहे हैं तो उनके साथ साथ आप बाकी लोगों को भी जानिए, लेकिन आपको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है जो भी चीज़ आप सीख रहे हैं। अगर किसी मास्टर की लाइफ से आपने सीखा कि इतने घंटे हमें ध्यान करना है, तो मास्टर को भूल जाइए, ध्यान को पकड़ लीजिए। कई बार हम ये गड़बड़ी करते हैं, हम सोचते चलो ये मास्टर के साथ हम रहने लगे, वो भी बेशक कोई गलत नहीं है, कुछ दिन के लिए आप रहिए, लेकिन करना आपको ध्यान अभ्यास है, करना आपको स्वाध्याय है। कैसे वो मास्टर ने अपनी लाइफ को बदली, क्या उनके लाइफ के चैलेंजेस थे, तो ये इंस्पिरेशन हमें मदद कर सकता है कि हम भी ये कर सकते हैं। हाँ, वो मास्टर से हम इंस्पायर होके हम फिर उनको ही फॉलो करते हैं कि वो जैसा बोलेंगे उनके हिसाब से सारी चीज़ें हम करने लगते हैं और हम अपने आप को क्लोज कर लेते हैं, बांध लेते हैं, हम बाहर कुछ और सीखना नहीं चाहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि PSSM का प्रिंसिपल है कि हर कोई मास्टर है, चाहे वो ध्यानी है, नॉन ध्यानी है, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, हर कोई एक मास्टर है। तो हम जिससे भी जो सीख रहे हैं अपने जीवन में उसको अप्लाई करें। तो हमारे यहाँ पे ये जो कहा जाता है कि मैंने ध्यान से चीज़ों को बदला, तो ध्यान उस मास्टर ने किया है, उसके अलावा हम वो मास्टर के पीछे ना पड़ जाए। तो ये गड़बड़ी कई बार लोग करते हैं और कई बार कई मास्टर्स भी अटैचमेंट में आकर लोगों को सही राह नहीं दिखा पाते हैं। तो ये है कि हमें इस चीज़ से बचना है, क्योंकि PSSM एक ऐसा मूवमेंट, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे आपको आपके भीतर के मास्टर को डेवलप करने के लिए कहा जाता है। तो आपको सभी लोगों से मिलकर उन लोगों की लाइफ में बदलाव आ रहा है और आप भी वो बदलाव ला सकते हैं, इसलिए सबको सुनना और जानना जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से आपने हमको समझाया। तो फ्रेंड्स, हम सब समझे कि हमें अपना मास्टर स्वयं बनना है, सबसे इंस्पिरेशन लेनी है, कहीं भी अटकना नहीं है कि बस हमको ये अच्छा लगता है तो अब उसके पीछे पीछे चलेंगे, किसी के पीछे नहीं चलना, साथ साथ चलना है और सबके साथ चलना है। तो फुलटूशी जी, हमारा एक प्रिंसिपल है PSSM का, एक प्रिंसिपल है कि ध्यान करिए और ध्यान सिखाइए। यदि आपने A सीखा है, पत्री सर कहते हैं, तो A सिखाना शुरू कर दीजिए, Z तक का इंतज़ार मत कीजिए। परंतु बहुत से ध्यानियों के मन में प्रश्न है ये कि हम ध्यान सिखाना तो चाहते हैं पर कोई हमारी सुनता ही नहीं, कोई हमसे समझना ही नहीं चाहता। उनको ऐसा लगता है कि जैसे होता है ना, हम के बच्चे से क्या सीखें, तो ये तो अभी कल तो इसने शुरू करा और आज हमको सिखा रहा है, तो ऐसे में वो कैसे सिखाएं? जी बिल्कुल, कई बार हम कोशिश करते हैं लेकिन लोग हमारी बातें सुनना नहीं चाहते हैं। कई लोग कई बार परेशान ज़रूर होते हैं, लेकिन वो जब उनको हम कहते हैं कि आप ध्यान कर लीजिए तो वो ध्यान नहीं करते हैं। तो ऐसे केसेस में मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप सिर्फ ध्यान सिखाने से ही नहीं, ध्यान के कार्यक्रम में भी आप मदद कर सकते हैं। आप पैम्पलेट्स बना के, प्रिंट करा के पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी करा सकते हैं। अगर कहीं मंदिर गए, कोई ऐसी जगहों में गए, वहाँ पे भी आप पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। ध्यान के मामले में कोई ऐसा नहीं है कि आपको बैठ के उनको कराना ही पड़ेगा। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ने लगेगी, लोग आपकी बातें भी सुनेंगे और आप जब उनको बैठाएंगे तो वो ध्यान में बैठने भी लगेंगे। लेकिन इससे हमें घबराना नहीं है कि अगर आप एक इंसान भी आपके घर में मेहमान है तो आप उनको ध्यान के बारे में बता सकते हैं। बजाय हम इसके पहले क्या करते हैं कि हम अपने दूसरे प्रापंचिक विषयों के बारे में हम डिस्कस करते थे, लेकिन अब है कि आपके घर को ही आप एक आश्रम बनाकर आप घर में ही लोगों को वीडियो दिखा सकते हैं। स्पिरिचुअल रियलिटी हमारी आध्यात्मिक यात्रा पे है और उसके साथ साथ आप लोगों को ध्यान की जानकारी दे सकते हैं, जितना उनका अवेलेबल टाइम है उसके हिसाब से। और इसमें हमें कोई प्रेशर नहीं लेना है कि ये इंसान मेरा सुन क्यों नहीं रहा है। आप बस इंटेंशन रखिए अपनी, आप एक इरादे या नियत जो है कि मुझे लोगों को ध्यान से जोड़ना है। सही समय पर सही लोग आपसे जुड़ते जाएंगे और तब तक आप अपने घर में पैम्पलेट्स वगैरह रखकर, पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूशन भी हर दिन मॉर्निंग में पार्क जा रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं,
तो आप वो काम कर सकते हैं। तो ध्यान प्रचार जो है केवल कहीं कमरे में ही नहीं, ये कहीं पे भी हो सकता है। आप किसी भी प्रकार से लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेडिटेशन के बारे में सिखा कर ही, आप कभी अपना राइटअप भी दे सकते हैं। कोई किताब पढ़कर आप उसके ऑडियो भी बना सकते हैं। कोई मैगजीन में आप ट्रांसलेशन का भी काम कर सकते हैं। तो भिन्न भिन्न तरीके से आप ध्यान सिखाने में मदद भी कर सकते हैं। अगर जब तक आपके पास कोई इंडिविजुअल इंसान पर्सनली नहीं सीखने आ रहा है, लेकिन आप अलग अलग तरीके से ध्यान प्रचार में मदद भी कर सकते हैं। एक साथ एक ग्रुप में भी आप मिलकर अलग अलग तरीके से काम कर सकते हैं। बहुत सुंदर फ्रेंड्स, हमको आज पता चला कि ध्यान 1 to 1 सिखाना ही केवल नहीं है। हमारे पास पैम्फलेट्स बांट सकते हैं, हम एक ग्रुप में जाकर कुछ प्रदान कर सकते हैं, उनको शेड दे सकते हैं, पंखे लगवा सकते हैं, कैसे भी योगदान करना है हमें। अपने कोई भी योगदान को हमें छोटा नहीं समझना। छोटे से छोटा योगदान भी बहुत बड़ा होता है, पर इंटेंशन होनी चाहिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, फुलटोशी जी ने समझाया, लोग आपको सुनने भी लगेंगे और उसको समझने भी लगेंगे। बहुत सुंदर फुलटोशी जी, आपने एक बहुत इजी रास्ता कर दिया जो अभी तक डिफ़िकल्ट लग रहा था हम सबको, कि हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम कैसे ध्यान सिखाएं। हमें सिखाना नहीं आता, हमें बोलना नहीं आता, हमारी आवाज़ में इतना दम नहीं है कि कोई हमारी बात सुने। ऐसा लगता है ना, बहुत बार ऐसा लगता है कि हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। वो ताकत तो अमिताभ बच्चन में है, वो तो मोदी जी में है, वो फुलटोशी जी में है, पर हम में नहीं है। तो हम लोग अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके हम पहुंच सकते हैं उस मार्ग में। वंडरफुल, बहुत सुंदर। फुलटोशी जी, ऐसा भी होता है कि बहुत से बच्चे अध्यात्म में आना भी चाहते हैं पर मेहनत भी नहीं करना चाहते, वो टाइम नहीं देना चाहते, वो रेगुलरिटी नहीं रखना चाहते। उसको कैसे करें? इसमें ये हमें समझना होगा कि हमारी अध्यात्म में आने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या क्या बदलाव आ सकते हैं। हमें जब उसके बेनिफिट्स पता होंगे तो उस हिसाब से हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि हमें कितनी देर ध्यान करना है। साथ में हम ध्यान प्रचार भी हम करना चाहते हैं तो उसका क्या महत्व है। क्यों केवल ध्यान ही नहीं करना है, साथ में हमें ध्यान प्रचार भी करना है। ध्यान प्रचार से क्या होता है कि हमारे जीवन में एवरीडे मेडिटेशन रहने लगता है। हम कई बार खुद ध्यान करना भूल जाएंगे, लेकिन अगर हम किसी को ध्यान सिखाने का सोच रहे हैं हर दिन, या हमें कोई पैम्पलेट बांटना है, या किसी के घर में हमें ध्यान में जाना है, तो हम वो चीज़ कभी मिस आउट नहीं करते हैं। और इस राज को समझना ही हमारा उद्देश्य है कि क्यों कहा जाता है PSSM में कि आप खुद सीख रहे हैं तो दूसरों को भी सिखाइए। जब आप कहीं नहीं हैं तो खुद ध्यान कर सकते हैं, जब आप कहीं जा रहे हैं तो आप उनको ध्यान से जोड़ रहे हैं। तो चाहे इस तरीके से या चाहे उस तरीके से, आप किसी भी प्रकार से ध्यान से जुड़े हुए हैं। और दिन भर में अगर आप कोई भी ऐसा काम करते हैं जिसमें ध्यान जुड़ा हुआ है तो ऑटोमेटिकली आप अपने लिए समय निकालेंगे ही। इसलिए ध्यान को कंटिन्यू करने के लिए आपको सर्विस से जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन आप अगर सोच रख रहे हैं कि मुझे लोगों को ध्यान सिखाने में मदद करना है, जैसे मेरी ज़िंदगी बदली ऐसे मैं दूसरों को भी बदलना चाहता हूँ, उनके जीवन में ध्यान से बदलाव आए। तो जैसे ही हम ये इंटेंशन रखेंगे तो हमें लगता है कि लोगों को ध्यान कंटिन्यू होगा। वाह, मतलब उनको जो उनका वो दिमाग में एक ब्लॉक है कि हम रेगुलर नहीं रह पाते, तो अगर वो आपके हिसाब से अगर वो सेवा में आ जाएंगे तो रेगुलरिटी क्यों ऑटोमेटिकली उनके जीवन में उतर आएगी, फिर वो धीरे धीरे। यस, तो फ्रेंड्स ध्यान की सेवा में अगर वो उतरे, हाँ, ध्यान की सेवा में। यस। तो फ्रेंड्स, हमको समझ में आ गया हमें कौन सी सेवा करनी है। ध्यान की सेवा अपने जीवन की प्रगति के लिए, अपनी आत्मा की प्रगति के लिए ध्यान की सेवा सबसे उत्तम सेवा है। और वो हमारे जीवन में धीरे धीरे ध्यान की रेगुलरिटी ले आएगी। तो ध्यान को अब रेगुलर तो करना ही करना है, इस वजह से या उस वजह से। थैंक यू। तो एक आप ये मुझे बताइए कि PSSM एक ऐसी संस्था है, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज़ मूवमेंट, एक ऐसी संस्था है
जहाँ पर ध्यान फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाता है। मतलब यदि मैं अपने घर में ध्यान सिखा रही हूँ तो सोफ़ा भी मुझे ही अपने पैसों का लगाना है, चेयर भी, एसी, कूलर, पंखा, बिजली, पानी या रिफ्रेशमेंट वो भी मुझे मेरे ही, मैं उनसे ले नहीं सकती। तो जबकि ऐसा कहीं और नहीं है। हमने कई बार देखा, मेरे पास भी ये प्रश्न आया कि आप ज़्यादा कुछ मत रखिए या आप बराबर में डोनेशन बॉक्स रख दीजिए और उस पर लिख दीजिए 10 रुपीज़ ईच। तो 10 रुपीज़ तो कोई भी दे सकता है। तो हम वो उतनी छोटी अमाउंट भी मनी एक्सचेंज नहीं है हमारा मेडिटेशन में। तो और मैंने ये देखा कि बहुत सारे जगह ये इस संस्था के नाम से जगह जगह आश्रम कह लीजिए उन्हें कि सेंटर्स खुले हुए हैं, लोग अपने मन से अपनी इच्छा से करवा रहे हैं। वो कैसे संभव है बिना पैसा लिए? और मेरे पास इतना धन भी नहीं है, मैं कोई बहुत ज़्यादा कोई अंबानी या कोई नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से कैसे अरेंज कर रही हूँ या कोई भी वो कैसे अरेंज कर रहा है? जी, बहुत सही कहा आपने। और इसमें मुझे लगता है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हम ध्यान मतलब एक अदृश्य रूप से हम आध्यात्मिक जो शक्ति है उसका आदान प्रदान कर रहे हैं। तो इस शक्ति का हम क्या मोल रखें, इसीलिए इसका कोई हम मोल नहीं रखते। जैसे हवा, पानी, ये जितना ज़रूरी है, परंतु इसका हम कोई कॉस्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब ध्यान से जीवन में पूरी तरीके से किसी इंसान का बदलाव आ रहा है तो उसका हम क्या कॉस्टिंग रख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे फ्री छोड़ा गया है कि अगर आपके जीवन में कुछ बदलाव आ रहा है, आपके जीवन में कुछ बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं, आप अपनी यथाशक्ति यथाश्रद्धा आप लोगों को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप ध्यान के काम में मदद कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप कोई इंसान ध्यान से जुड़ने आया है तो वो ध्यान से जब जुड़ेगा हम उसका कोई फीस कभी तय नहीं कर सकते हैं। और जो आध्यात्मिक ज्ञान हमें मिला है वो भी हमें फ्री में मिला है, तो हम भी दूसरों को फ्री में ही बांटें। दूसरी बात, जब वो इंसान अपने आध्यात्मिक ज्ञान से अपने जीवन में बदलाव लाने लगता है तो वो खुद चाहता है कि यस, मैं इस काम में मदद करूं, इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। और हर जगह कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का रोल है, चाहे वो इंसान का खुद की बुद्धि का हो, उसका समय हो या पैसों का। लेकिन इन सब चीज़ों की बात तब आती है जब वो इंसान उस ध्यान यात्रा में आगे बढ़ने लगे। लेकिन हमने अगर शुरू में ही उनको कहा कि आपको इतना फीस देना होगा, और ये फीस हम तय कैसे करें? और क्या आध्यात्मिकता हर एक का जिंदगी का अधिकार नहीं है? जिसके पास पैसा नहीं है, हम कैसे डिसाइड करें कि ये आध्यात्मिकता नहीं सीख सकता है? तो यही उद्देश्य है PSSM का कि ध्यान सबका हक है, ध्यानी सबको बनना है। तो ध्यानी बनने के लिए हम कोई फीस नहीं रख सकते। ध्यानी बनने के बाद, आप PSSM मूवमेंट से जुड़ने के बाद, आप अपने हिसाब से अपनी शक्ति से, जो अगर आपके पास समय है तो थोड़ा समय ध्यान प्रचार में लगा सकते हैं, अगर आपके पास बुद्धि है तो बुद्धि का आप उपयोग कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसे हैं तो आप पिरामिड बनवा सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से आप अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान सीखने के लिए कोई फीस हम नहीं दे सकते हैं, इसका कोई मोल नहीं कर सकते। वाह, ये अनमोल है, अनमोल है। फ्रेंड्स, हमने जाना कि हमें ध्यान में क्यों नहीं मनी एक्सचेंज करनी, उसके बदले हम ध्यानी बनने के पश्चात, अपनी आत्मा की उन्नति होने के पश्चात, तन मन धन किस प्रकार से इसको सेवा में लगा सकते हैं, इसकी सेवा में लगा सकते हैं। तो आप सोचिएगा इन सब चीज़ों के बारे में कि कहाँ हम किसको कैसे मदद कर सकते हैं। मदद केवल धन की नहीं होती, आप अपना समय देकर भी उस मदद को कर सकते हैं, आप अपनी बुद्धि भी लगा सकते हैं, आपको कंप्यूटर्स आता है आप उसमें कर सकते हैं, आप पैम्फलेट्स छपवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। धन, मेरा ख्याल आप यही समझाना चाह रही हैं कि केवल धन इम्पोर्टेंट नहीं है। और जब कोई इंसान ध्यान सीखने आता है तब हम उससे कोई चार्ज क्यों नहीं ले सकते हैं? यस, क्योंकि ये ध्यान सिखाकर हम अपनी भी आत्मा की उन्नति कर रहे हैं। हाँ, तो हम अपनी उन्नति के लिए दूसरे से चार्ज कैसे ले सकते हैं? वाह, कितना सुंदर कब बताया इन्होंने
कि उन्नति हमारी हो रही है और चार्ज हम आपसे ले रहे हैं। ये तो बिल्कुल उल्टी गंगा हो गई। वंडरफुल। तो फुलटोशी जी, बहुत से ध्यानियों के मध्य ये प्रश्न उठता है कि हम जैसे लंबे समय तक ध्यान नहीं कर पाते, परंतु हम सुनते ये हैं कि जितना लंबा ध्यान करें उतना हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, हमारी आत्मा की प्रगति में उतना ज़्यादा ध्यान सहायक होगा, पर हमसे तो नहीं बैठा जाता। तो वो ध्यानी क्या करें, कैसे करें लंबा ध्यान? जी, बहुत बार बहुत लोगों को ये समझ नहीं आता कि आप कहते हैं लॉन्ग आवर मेडिटेशन करना चाहिए। कई बार हम 1 घंटे से भी ज़्यादा नहीं बैठ पाते हैं, हमें बहुत सारी बेचैनी होती है। तो फ्रेंड्स, इसका अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अगर किसी इंसान को कोई गंभीर बीमारी है, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है अपने लाइफ में किसी भी तरीके से, तो ऐसे केसेस में उन्हें लंबे समय तक ध्यान का बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। लेकिन कोई इंसान बिल्कुल स्वस्थ है, सब कुछ सही चल रहा है और वो केवल ध्यान को अपने जीवन में लाना चाहता है, तो वो अपनी उम्र के बराबर समय, मिनिमम समय वो हर दिन प्रैक्टिस कर सकता है। अब धीरे धीरे अगर उस इंसान में अपनी आध्यात्मिक यात्रा के बारे में और ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए आप अगर लॉन्ग आवर मेडिटेशन, खासकर फुल मून के समय, न्यू मून के समय, अगर आप लंबे समय तक ध्यान में बैठते हैं तो आपको अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। वैसे तो ये अनुभव 1 घंटे के ध्यान में भी हो सकता है, इसीलिए हमें अगर हम ध्यान में बैठे, कई बार हम नींद में जा सकते हैं, कई बार एक अनअवेयरनेस भी आ सकता है, लेकिन विचार शून्यता की अवस्था जो है वो श्योर शॉट ज़्यादा लंबे समय तक आती है। इसलिए लॉन्ग आवर मेडिटेशन जो है, सीवियर इलनेस बोल सकते हैं, कैंसर जैसे बीमारियों में भी लॉन्ग आवर 5 से 6 घंटा हर दिन अगर इंसान ध्यान कर रहा है, पिरामिड्स का उपयोग कर रहा है, तो वो अपनी बीमारी पूरी तरीके से ठीक कर सकता है। वो जो कॉस्मिक एनर्जी मिल रही है, उसका जो थ्रेशोल्ड पॉइंट है वो मेंटेन रहता है लॉन्ग आवर मेडिटेशन में। और जब हम शॉर्ट टाइम में करते हैं तो उतनी देर में हमारी फिर क्वालिटी उतनी अच्छी होनी चाहिए। क्या हम उस 1 घंटे में अवेयर हैं? भाई कई बार ऐसा नहीं होता, हम उस 1 घंटे में विचारों में चले जाते हैं या फिर हम नींद में चले गए, तो फिर उसकी क्वालिटी, फिर वो जो कॉस्मिक एनर्जी वो कितनी देर के लिए है, और हम सोचे हमने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर लिया, ध्यान कर लिया। वाओ, वंडरफुल। बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि हमें लॉन्ग आवर मेडिटेशन क्यों करनी है और कैसे करनी है, कब करनी है। वंडरफुल। फुलटोशी जी, आप इतने प्यारे तरीके से हमको समझा रही हैं कि मुझको और मेरे सारे ध्यानी मित्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से एक एक बात अंदर तक उतर रही होगी। एक प्रश्न और है कि बहुत सारे तरीके के, अगर आज हम YouTube खोलते हैं तो YouTube, Facebook, इंस्टा पे सब जगह भरा पड़ा है मेडिटेशन टाइप्स, कि कितने तरीके के मेडिटेशन है और हर मेडिटेशन का जो टाइप है, हर जो वहाँ पर गुरु है या जो बताने वाला है, हर एक कह रहा है कि इससे बेनिफिट होते हैं, आप ये कीजिए आपको इससे ये मिलेगा, आप ये कीजिए आप उसको ये मिलेगा। तो एक तो हम कौन सा करें, कितना करें, कितना उनको समझें और कैसे समझें? हमारे पास वो कौन सा, हमारे पास वो तराजू है जिसमें हम वो तोलें कि कौन सा ज़्यादा भारी है, कौन सा ज़्यादा सही है, फिल्टर कैसे करें उसको। और दूसरा ये कि एक चीज़ और मैंने भी सुनी कि अगर आप पहले, उससे पहले मेडिटेशन करने से पहले आप कोई एक्सरसाइज कर लें, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से थका लें, तब उसके बाद जब आप ध्यान करते हैं तो बहुत बढ़िया ध्यान होता है। और मेरा पर्सनल फील ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद तो मैं थक कर सो नहीं जाऊंगी। बिल्कुल। तो क्या ये मतलब दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई? जी, अलग अलग ध्यान की टेक्निक जो भी है, देखिए एक तारे, कैंडल, दिया, हर एक से लाइट तो हमको मिलेगा, लेकिन जब आप सूरज के पास आते हैं तब आप कोई कैंडल लाइट नहीं जलाएंगे, तब आप कोई बल्ब नहीं जलाएंगे, आप सूरज की रोशनी लेंगे। तो सिमिलरली जब तक आप आनापानसति मेडिटेशन में नहीं आए हैं तब तक आप जो कुछ भी कर रहे हैं उससे बेनिफिट तो मिलेगा। नो डाउट आप चैंटिंग कर रहे हैं, आप उसको अपना मेडिटेशन मान रहे हैं, आप किसी बिंदु में अपना एकाग्रता कर रहे हैं, वो आपका मेडिटेशन है, किसी मोमबत्ती को देख रहे हैं, वो आपकी एकाग्रता है। लेकिन जो हमें ऊर्जा एक्चुअल में, जो हमें कॉस्मिक एनर्जी बोलिए या विश्व शक्ति ऊर्जा है, वो हमें तभी मिल सकता है जब हम आनापानसति ध्यान में रहते हैं। हम अपने सांसों के साथ जब तक नहीं रहेंगे, बाकी सारी चीज़ें हमें जो एनर्जी दे सकती है वो उतनी ज़्यादा नहीं है जितना आनापानसति से है। और इसी ऊर्जा से हम
पहले अपने शारीरिक रूप से हम चीज़ों को प्यूरिफाई करते हैं, उसके बाद हम मेंटल लेवल में स्टेबिलिटी लाते हैं, और तीसरे लेवल में हम आध्यात्मिक आत्मिक लेवल में हम जान पाते हैं कि हम कौन हैं। तो जब तक आप आनापानसति ध्यान को नहीं अपनाएंगे, आप अपने आप को नहीं जान सकते हैं। ये गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया 2500 साल पुराना ध्यान है, जो PSSM मूवमेंट में अलग अलग जगहों से एक्सपेरिमेंट करके ये वैलिडेट किया कि यही अल्टीमेट ध्यान है। बाकी सब आप जो भी कर रहे हैं, आप टेक्निक कुछ भी कर रहे हैं, अगर आत्मा को जानना है, अपने आप को जानना है, तो आपको आनापानसति ध्यान ही प्रैक्टिस करना होगा। और ये हर दिन का ध्यान अभ्यास है, ये कोई परमानेंट प्रोसेस नहीं है। ओके, मतलब ये निरंतर करने वाली प्रक्रिया है। कई बार हम देखते हैं कि अलग अलग मेडिटेशन लोग करते रहते हैं, बट एक भी मेडिटेशन को कंटिन्यू कभी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप आनापानसति ध्यान कर रहे हैं तो इसको नॉन स्टॉप 40 दिन आप करिए। आप अपना बेनिफिट लिखिए, इस विज्ञान को समझिए। इसके बाद आपको कोई भी मेडिटेशन अगर करना है तो एक्सपेरिमेंट करिए। हम PSSM में आपको कहते हैं कि आप एक साइंटिस्ट बनिए, स्पिरिचुअल साइंटिस्ट बनिए। तो स्पिरिचुअल साइंटिस्ट क्या करेगा कि चलो मेरे को अगर कंपैरिजन करना भी है कि नहीं, इससे भी बेनिफिट होता है, इससे भी, तो आप हर एक मेडिटेशन को एक सर्टेन पीरियड में प्रैक्टिस करिए और नोट डाउन करिए कि इसका रिजल्ट क्या है, और उसके बाद आप कंपेयर करिए कि मेरा इसका आउटकम क्या है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि कौन सा मेडिटेशन आपके लिए बेस्ट है, और हमने ये ऑलरेडी रिसर्च करके ये वैलिडेट कर लिया है। और मैं आपको बता दूं, आप पिछले क्वेश्चन में आपने एक बात कही थी लॉन्ग आवर मेडिटेशन से रिलेटेड, मुझे याद आ रहा है। कई बार लोग इस डर के मारे कि मैं लॉन्ग आवर नहीं कर सकता तो शॉर्ट आवर भी नहीं करते हैं। तो कम से कम कुछ नहीं से कुछ सही। तो लॉन्ग आवर आपको करना है, आप इंटेंशन डाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पीरियड में आप दिन में उसको ब्रेक कर लीजिए। अगर आपको 6 घंटे ध्यान करना है तो 2-2 घंटे के 3 टाइम भी आप कर सकते हैं। बट माइंड में ये रख सकते हैं कि ठीक है, मुझे जब समय मिलेगा तब मैं एक साथ पूर्णिमा की रातों में लगातार ध्यान अभ्यास में बैठूंगा या बैठूंगी। तो आप इससे घबराएं ना कि मेरे से लॉन्ग आवर नहीं हो रहा है तो मैं ध्यान कैसे करूं। आप इसकी जगह ब्रेक करके अलग अलग टाइम पीरियड में जितना आपका उम्र है उतनी देर मिनिमम 1 सिटिंग में तो आपको बैठना है। अब उसको थोड़ा सा आप थोड़ा लंबा बढ़ाते जाएं अलग अलग इंटरवल्स में। बहुत सुंदर तरीके से हमको टाइप्स ऑफ मेडिटेशन समझाया, किस तरीके से हमें सूर्य की रोशनी को समझना है, किस तरीके से हमें अलग अलग ध्यान प्रक्रियाओं को एक्सपेरिमेंट करना है, और लॉन्ग आवर मेडिटेशन क्यों करनी है, कैसे करनी है, और किस तरीके से हम ब्रेक ले लेकर भी कर सकते हैं। कितना कुछ जान गए। तो इन सब के बारे में थोड़ा सा हम भी तो बैठकर सोचें। फुलटोशी जी, बहुत हम सबको ये सब पता है, हम लोग शुरू से जिस एनवायरनमेंट में पले हैं कि पीरियड्स में पूजा नहीं करनी, पीरियड्स में छुआछूत होती है, ऐसे बैठिए वैसे बैठिए। तो क्या ध्यान में भी ये छुआछूत होती है? हमें ध्यान भी नहीं करना चाहिए क्या? क्योंकि ये भी तो उस तक पहुंचने का मार्ग है, या स्वयं तक पहुंचने का मार्ग है। इसमें यस, हम स्वयं को परमात्मा स्वरूप में जानने का मार्ग है। इसमें ये है कि बहुत सारी भ्रांतियां हैं, परंतु मैं बता दूं कि पीरियड्स के समय एक्चुअली हमें ज़्यादा ध्यान करना है। चाहे कितनी भी परेशानी हो, बेचैनी हो, जो भी तकलीफ हो, आप जब पीरियड्स के समय ध्यान अभ्यास करते हैं तो आपका एक बहुत ही सुंदर तरीके से, नेचुरल तरीके से क्लिनजिंग प्रोसेस होता है। पुराने जितने हमारे अनवांटेड बिलीफ सिस्टम है, थॉट्स है, महिलाओं को ये नेचुरल प्रोसेस है कि हम उस समय वो रिलीज़ कर सकते हैं। और अगर खासकर उस समय आपने पिरामिड्स वगैरह का यूज़ कर लिया तो आपको और ज़्यादा इसके बेनिफिट मिलेंगे। और उस समय आप एक चीज़ और कर सकते, साथ में आप थोड़ा साइलेंस को भी अप्लाई कर सकते हैं। मेडिटेशन के साथ साथ इन 3 से 4 दिनों में आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हुए नॉर्मल आप डाइट फॉलो करेंगे, लेकिन अगर फ्रूट डाइट लेते हैं, साथ में पानी वगैरह आप थोड़ा सा अच्छे से लेते हैं, जिसमें आप अपने आप को फील करते हैं, रिचार्ज करते हैं कि ये वाटर थेरेपी मेरे लिए काम कर रहा है, और मैं मेडिटेशन के माध्यम से एक नया फिर से मैं रिचार्ज रेजुविनेटेड अपने आप को करने के लिए तैयार कर रही हूँ, एक नई फिर से शुरुआत।
तो ये एवरी मंथ हम सबके लिए, महिलाओं के लिए खासकर, फुल मून भी है, अमावस्या भी है और पीरियड्स के समय। तो ये कई बार कहा जाता है कि पीरियड्स अगर फुल मून में आ रहा है तो उस समय ये बताता है कि हम बहुत ज़्यादा परफेक्टली, हमारा हेल्थ बहुत परफेक्ट है। तो इसमें बिल्कुल भी हमें इस भ्रांति में नहीं पड़ना है कि हमें ध्यान नहीं करना है। फुल मून मेडिटेशन करना ही है, साथ में अगर पीरियड्स आ रहे हैं तो उस समय आपको और ज़्यादा ध्यान करना है। और आप देखेंगे कि आपके अंदर ऊर्जा का प्रवाह बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए पहले के ज़माने में वो साइंस उतना लोगों को एक्सप्लेन नहीं किया जाता था, लेकिन अब जो साइंस है उसमें ये समझ में आता है कि आप कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा उस समय ले सकते हैं। आप साइलेंट में रहते हैं, रेस्ट करते हैं, तो आपके भीतर में जो एनर्जी का फ्लो है वो काफ़ी हद तक आपको प्यूरिफाई करने में मदद करता है। तो इसलिए बिल्कुल करना है और ज़्यादा करना है पीरियड्स का समय ध्यान। तो हमने जाना कि हमें पीरियड्स के समय ध्यान क्यों करना है, वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है। वाह, बहुत सुंदर। तो एक चीज़ और फुलटूशी जी की रिलेशनशिप मेरी, चाहे हस्बैंड वाइफ की हो, सिस्टर ब्रदर की हो, सास बहू की हो, कोई भी हो रिलेशनशिप, क्या उसकी इम्प्रूवमेंट, जो रिलेशनशिप का आपस में प्यार या हार्मनी जो होनी चाहिए, वो भी इम्प्रूव होती है क्या ध्यान के द्वारा? जी, इसमें एक विज्ञान है। हम कोई भी रिलेशनशिप में तभी परेशानी में आते हैं जब हमारे भीतर की ऊर्जा कम होने लगती है। हम सामने वालों को तभी नहीं समझ पाते हैं जब हमारे अंदर उतनी ऊर्जा नहीं है कि हम दूसरों को समझ सकें। तो ध्यान में होता ही है कि पहले तो हम अपने भीतर में वो ऊर्जा महसूस करते हैं, ऊर्जित, अपने आप को ऊर्जावान करते हैं। और हम जब स्वयं को समझने लगते हैं तो धीरे धीरे हम सामने वाले की परिस्थिति को समझ पाते हैं। पहले हम रिएक्शंस देते हैं ध्यान से पहले, क्योंकि हम खुद, हमारे भीतर वो सारी चीज़ें भरी हुई है और हम ट्रिगर होते हैं। लेकिन जैसे जैसे ध्यान हमारा बढ़ता है और हम चीज़ों में, परिस्थितियों में इंसान के साथ हम ट्रिगर नहीं होकर हम वहाँ पे रिस्पॉन्ड करने लगते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें पता चलता है कि हम गलत हैं, फिर भी हम रिएक्ट कर जाते हैं। बट ध्यान हमें वो पॉज देता है, वो पेशेंस देता है। जैसे एक बच्चा अगर जब आपके साथ कुछ इरिटेबल कुछ काम करता है तो आप एकदम से उसको रिएक्शंस नहीं देते हैं। लेकिन अगर हमारे हस्बैंड हुए, हमारे वाइफ है, या कोई भी ऐसा है, तो हम इमीडिएट उसको रिएक्शंस देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर में वो पेशेंस नहीं रहता है। और ध्यान हमें वो पेशेंस देता है कि हम अंडरस्टैंड करें कि ये इंसान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है। तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप भीतर से इतने आनंदित हैं कि बाहर आपके साथ कोई कुछ भी व्यवहार करे, आप उस आनंद के कारण आप सामने वाले को रिस्पॉन्ड देने की आपको इच्छा नहीं होगी। तो इससे होता क्या है कि जो आप बाहर दे रहे हैं, रिटर्न आपको वही मिलेगा। अगर आप लोगों को प्रेम बांट रहे हैं, आपके भीतर में वो वाइब्रेशंस पॉजिटिव हैं, होता यह है कि हम लोगों को पॉजिटिव दिखाते हैं लेकिन अंदर हमारा नेगेटिव होता है, क्योंकि हमारे भीतर वो ऊर्जा नहीं है। तो ध्यान हमारे भीतर उस ऊर्जा को बढ़ाता है, जिससे हम जो रेडिएट करते हैं, हम जो बाहर दे रहे हैं, वो ऑटोमेटिक एक कनेक्शंस, एक लविंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। और लोग भी आश्चर्य करते हैं कि अरे ये इंसान तो पहले रिएक्ट करता था, अब तो ये नहीं कर रहा है। तो ये ऑटोमेटिक अपने आप होने लगता है। तो रिलेशनशिप में सुधार अपने आप होने लगता है। और ध्यान से हमें वो ऊर्जा मिलती है और उस ऊर्जा से हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं कि आखिर ये परिस्थिति, ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है, और ज्ञान से हम आनंद से उस इंसान के साथ रह सकते हैं। तो फुलटूशी जी, एक प्रश्न और, कि बच्चा बीमार है, माँ मेडिटेटर है, ध्यानी है, एक बच्चा भी शायद ध्यानी है, तो पर घर में जो परिवार के सदस्य हैं उसको प्रेशर डाल रहे हैं कि आप इलाज करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, और वो नो डॉक्टर और नो मेडिसिन में बिलीव करती है। अब क्या करे, परिवार के साथ रहे या अपने जो उसके असूल हैं, जो हमारे 18 प्रिंसिपल हैं PSSM के, उनके साथ रहे, क्या करें? जी, अगर बच्चे को फीवर है या कोई भी इलनेस है तो हमें समझना है कि ये सिचुएशन क्यों आ रहा है, कौन सी सोच से। 7 साल तक तो मदर की सोच के कारण ही ये सिचुएशन आते हैं।
कोई भी ऐसी सोच जो मदर के भीतर में डिसबैलेंस क्रिएट कर रही है, वही चीज़ पास ऑन होता है बच्चे के ऊपर, राइट। तो अगर उस समय माँ भी बच्चे के साथ बैठ के मेडिटेट करती है और पेशेंस रखती है कि नहीं, ये बीमारी, ये जो इलनेस अभी आया है, जो भी सिचुएशन है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बट उस समय माँ खुद भी कई बार घबराने लगती है और सोचती है पता नहीं घर वाले अभी क्या बोलने वाले हैं, कितनी जल्दी ये फीवर ठीक होगा। तो सबसे पहले इमीडिएट उस सिचुएशन में भी माँ को मेडिटेशन में ही बैठना है। अगर फोर्सफुली बाई चांस कभी ऐसा होता भी है कि उसको दवाई दे भी दिए गए, तो माँ को उस समय मेडिटेशन में बच्चे के साथ बैठना है। और जब सिम्टम्स गायब होंगे तो घर वाले आपको फोर्स नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी है कि हमारे को बच्चे में जो भी तकलीफ हो रहा है वो सिम्टम पहले दूर हो। तो माँ और बच्चे दोनों मिलके ही अगर मेडिटेशन में बैठ जाते हैं और धीरे धीरे देखेंगे कि वो चारों एनवायरनमेंट, चारों तरफ का वो चेंज हो रहा है। अगर उसका टेम्परेचर है तो वो टेम्परेचर भी डाउन होने लगेगा, बजाय कि हम घबराने लगे और पता नहीं क्या होने वाला, कैसे होगा। तो सिमिलर वो सिचुएशन फिर से वही होगा कि घर वाले आपकी बेचैनी देख लेंगे और उनको लगेगा जब आप ही कॉन्फिडेंट नहीं है तो इससे बेटर है कि चलिए इसको मेडिसिन या डॉक्टर के पास ले चलते हैं। तो मदर का कॉन्फिडेंस ही डिसाइड करता है कि बच्चे के साथ क्या करना है। फूलटोशी जी, आपने अभी नो डॉक्टर नो मेडिसिन, या मैंने भी कहा कि PSSM का एक प्रिंसिपल है नो डॉक्टर, थोड़ा सा उसको हमारे दर्शकों को, हमारे ध्यानी मित्रों को समझाइए कि असल में नो डॉक्टर नो मेडिसिन का मतलब क्या है। देखिए, हमारी हर बीमारी हमारी खुद की सोच के कारण होता है और जब 7 इयर्स तक बच्चा है तो वो माँ की सोच से अफेक्टेड होता है। तो जैसे जैसे मदर अपनी सोच चेंज करती है, बदलाव लाती है, तो बच्चे का वो सिचुएशन, जो बीमारी है या परेशानी है, वो धीरे धीरे चेंज होने लगता है। लेकिन अगर बच्चा इसके बाद अगर थोड़ा 7 साल से बड़ा है और उस सिचुएशन में भी अगर बच्चा बीमार है, तो वहाँ पे भी बच्चे की कौन सी सोच से वो बीमारी उसको हो रही है। और जब हम ध्यान करने लगते हैं तो ध्यान से जो हमें कॉस्मिक एनर्जी मिलती है, वो एनर्जी, वो सोच उस ब्लॉकेज को दूर करती है, राइट। तो थोड़ा से पेशेंस के साथ, और अगर हम पिरामिड्स का यूज़ करते हैं तो इंस्टेंट हमें एनर्जी मिलती है, वो जो ब्लॉकेज है वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। तो ये अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हमें पेशेंटली बस केवल ध्यान में ही बैठना है और हम अपने बच्चों को भी केवल ध्यान के लिए ही अगर सपोर्ट करेंगे, प्रेरित करेंगे, तो धीरे धीरे वो 1 घंटे 2 घंटे कुछ समय में वो सिचुएशंस से आप बाहर आ सकते हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से फूलटोशी जी आपने समझाया कि हम किसी के साथ भी आनंद से कैसे रह सकते हैं, कैसे अपने बीच के रिलेशनशिप प्यारे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबने जाना कि कितना आसान है अपने रिलेशनशिप को आनंदित बनाना, उसको प्यारा बनाना, उसको सुंदर तरीके से जीना, केवल ध्यान को अपने जीवन में लाना। ध्यान यदि हम ले आते हैं, अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं, तो हम सब कुछ समझ पाते हैं, सामने वाले को भी और स्वयं को। आध्यात्मिक माँ, स्पिरिचुअल मदर किसे कहते हैं? मतलब मदर तो हमको सबको पता है, और जो पूजा पाठ करने वाली माँ है वो उनको भी मैं जानती हूँ। तो क्या उनको स्पिरिचुअल मदर कहेंगे या कुछ और होता है? देखिए, इसके बारे में मुझे भी, अगर शायद मैं मेडिटेशन में नहीं होती तो मुझे भी यही लगता कि मैं काफ़ी पूजा पाठ करती हूँ, मैं काफ़ी रिलीजियस हूँ और मैं काफ़ी दान वगैरह ये सब रिलीजियस। बट जब मैं ध्यान से जुड़ी तब मुझे समझ में आया कि एक बच्चे की प्लानिंग, बच्चे को इस धरती पे लाने के लिए भी एक मदर को तैयार होना पड़ता है। तो उस समय मुझे समझ में आया कि स्पिरिट क्या होता है। एक अदृश्य शक्ति को आप इस धरती पे ला रहे हैं, तो उसके बारे में आपका जानकारी होना और उसके लिए एक पूरा वातावरण, अनुकूल वातावरण बनाना, और उसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत है कि एक माँ की मेंटल स्टेट, क्या वो खुश है, क्या उसके अंदर में वो प्रेम है जो आने वाले उस दिव्य शक्ति को, उस बच्चे को वो देना चाहती है, क्योंकि वो बच्चा इस पूरे समाज का एक नया प्रतिबिंब होने वाला है। तो इसके बारे में जब एक माँ को जानकारी होती है और वो तैयारी करती है आध्यात्मिक तरीके से, तो ही मुझे लगता है कि वो स्पिरिचुअल मदरहुड है। और इसमें बहुत कुछ अलग से नहीं करना है, केवल ध्यान, और ध्यान मतलब आनापानसती ध्यान। तो जब मैंने भी अपने मदरहुड में
प्लान किया और आनापानसती ध्यान के साथ साथ कुछ अलग से कह सकते हैं पिरामिड्स का यूज़ किया। और कुल मिला के इसमें ये कह सकते हैं कि ये एक विज्ञान है। इस विज्ञान में मदर को एक अच्छे एनर्जी लेवल में रहना पड़ता है, चाहे वो बिफोर बर्थ हो या थ्रू आउट प्रेगनेंसी। तो ये जब उसको पता चलने लगता है एक माँ को, और वो आध्यात्मिक तरीके से समझती है कि इस बच्चे को मेरे थ्रू ये बच्चा आ रहा है, और इस बच्चे को सारी चीज़ें जो मैं देख रही हूँ, सुन रही हूँ या समझ रही हूँ, वो सारी चीज़ें ये बच्चा अपने आप ग्रहण करने वाला है। तो उसके लिए जब वो तैयार होती है स्पिरिचुअल तरीके से थ्रू मेडिटेशन, यही होता है एक आध्यात्मिक माँ। जैसे हमारे अभिमन्यु ने सब कुछ अंदर ही अंदर सीख लिया था। यस, वंडरफुल। फ्रेंड्स, आप लोग समझ रहे हैं कि आध्यात्मिक माँ क्या होती है, उसे कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो फूलटूची जी, मैं एक मांसाहारी परिवार है और उनके घर में कोई गर्भवती हो जाती है स्त्री, वो मेडिटेटर है, वो नहीं मांसाहारी खाना चाहती, पर उसके घर वाले उसको फोर्स करते हैं कि यदि आप ये नहीं खाओगी तो बच्चा हेल्दी नहीं होगा। और ऐसे ही किसी और के लिए कि घर का पूरा परिवार मेडिटेटर है, वो नहीं है, वो मांस खाता है, पूरा परिवार नहीं खाता। मतलब इस तरीके के कॉन्ट्रडिक्टरी होता है कि भाई घर के परिवार के अंदर। तो उससे, और गर्भवती महिला के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके वूम में एक बच्चा है, वो उसी ही चीज़ को अंदर ले लेगा जो हम उसके अंदर डालेंगे अपने मुंह के थ्रू। तो उससे कैसे बचा जाए? यस, ये सिचुएशन मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फेस भी किया है और इसका निवारण भी किया है। तो आपने बिल्कुल सही पूछा, क्योंकि मैं एक बंगाली परिवार से होते हुए तो मेरे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, और मेरी बेबी तो प्रीशियस बेबी मतलब 10 साल बाद हो रही है। तो सबका टेंशन यही था कि इसको किसी भी तरीके का विटामिन की कमी या प्रोटीन की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मैंने तो थ्रू आउट 9 मंथ्स एक्सटर्नली कोई विटामिन भी नहीं लिया, फॉलिक एसिड भी नहीं लिया, और साथ में जो कहते हैं ना ओमेगा 3 वगैरह कुछ भी, वो भी नहीं लिया, क्योंकि मेरी बेबी से मेरी कनेक्शंस थे। और गलती से मैंने एक बार एक टैबलेट ले लिया था, तो अंदर से आया था कि मम्मा ये नॉनवेज है, आपको इसको नहीं लेना है। और जब मैंने उसको बाहर निकाला और चेक किया तो बिल्कुल उसके इंग्रेडिएंट में फ़िश ऑयल था। और चूँकि मैं डिटरमाइन थी कि मेरे बच्चे को किसी भी प्रकार के एनिमल प्रोटीन की कोई ज़रूरत नहीं है, और मुझे ये ज्ञान हो चुका था कि हम किसी भी पशु पक्षी को अगर किल करते हैं तो उसके लॉ ऑफ कर्मा हमें भुगतान करनी पड़ेगी। अब एक माँ अगर गर्भवती है और उससे अपने बच्चे को भी यही भोजन देना पड़े, अगर वो सोच रही है, तो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके फेस करना पड़ेगा। तो ये जब क्लैरिटी एक माँ को हो जाएगा, तो मुझे लगता है उसकी जो संकल्प शक्ति है, दृढ़ शक्ति है, वो प्लान कर सकती है कि नहीं, मेरे बच्चे के लिए जो भोजन मैं ले रही हूँ, चाहे वो प्लांट बेस्ड पूरी तरीके से या शाकाहारी पूरी तरीके से गार्लिक फ्री, मशरूम फ्री डाइट ले रही है, वो पूरा ही उसके बच्चे के लिए काम आने वाला है। और जब जैसे जैसे माँ ध्यान बढ़ाती है, या कोई भी महिला जैसे जैसे अपना ध्यान बढ़ाएगी, तो उसकी जो ऊर्जा है वो चारों तरफ बढ़ने लगती है, और परिवार वाले भी उसके उस संकल्प को सपोर्ट करने लगते हैं। शुरू में चैलेंजेस आते हैं ये चेक करने के लिए कि कहीं आप भीतर से कमज़ोर तो नहीं है, कहीं माँ खुद भी ये तो नहीं सोच रही कि मेरे बच्चे को कुछ ऐसा देना चाहिए। तो आपका चेकिंग के लिए ये सराउंडिंग आपको ऐसा सिचुएशन देता है। तो मेरे ऊपर भी काफ़ी प्रेशर था, बट मैंने जब उनको समझाने की कोशिश की तो मेरे ऊपर वो फोर्सिंग नहीं हुआ, और मैं तो कह सकते हैं कि एक्सटर्नली कोई सप्लीमेंट भी नहीं ली। तो जैसा एनवायरनमेंट एक माँ अगर ध्यानी है तो वो पूरा क्रिएट कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए चौथे महीने में मुझे अंदर से आया कि मुझे नेचर में रहना चाहिए, और बच्चे को वाटर बॉडीज़ के पास रखना चाहिए। वो सारा एनवायरनमेंट दे सकी, जबकि ये भी एक काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन भी एक माँ फेस कर सकती है अपने बच्चे के लिए, जो वो डिसाइड करे, जो वो निर्धारित करना चाहती है। तो इसके लिए माँ का खुद का ध्यानी होना बहुत ज़रूरी है, और आप बाहर से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बाहर वाले आपको समझेंगे। आप उनको समझ के अपने अंदर अगर स्थिरता लाते हैं तो धीरे धीरे सारा एनवायरनमेंट बदलने लगेगा, और आपके हिसाब से एटलीस्ट अगर सपोर्ट नहीं तो कोई आपको डिस्टर्ब भी नहीं करेगा।
यही एक शाकाहारी मनुष्य के लिए, ध्यानी के लिए भी वही सब कुछ जी अप्लाई होगा कि जी। अगर परिवार के लोग भी खा रहे हैं तो ये हमारा मैटर नहीं है, ये उनका जर्नी है, उनका सोल प्लान है, वो कब डिसाइड करेंगे। अब जैसे मैंने 10 साल पहले मैं खुद मांसाहारी थी, 10 साल बाद जब मैं इस जर्नी में एंटर करी तो मुझे समझ में आया कि मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे जीवन में जो कुछ तकलीफ़ें हो रही हैं, किसी प्राणी की, जो प्राणी बोल नहीं सकता, जब मैं उसकी हत्या कर रही हूँ अपने भोजन के लिए, तो वो सारा तकलीफ, वो सारा पेन तो मुझे मिलना ही है। तो ये मुझे भी इस जन्म में 10 साल पहले ही पता चला। तो मुझे लगता है कि जब परिवार वाले अगर इस प्रकार से वो ले रहे हैं, तो हमें उनको ना क्रिटिसाइज करना है, ना उनको जज करना है, या हमें उनसे कोई अलगाव, डिफरेंस नहीं रखना है। उनके प्रति आप एक बोल सकते हैं कि ओके, जस्ट एज ए कुछ चल रहा है, इट्स ओके, ये ड्रामा है। लेकिन आप जब खुद भोजन बना रहे हैं, आप इतने प्यार से भोजन बनाएं कि ये सारे लोग शाकाहारी बन जाए। मैंने शाकाहारी मैं बनी हूँ तो ये लोग मुझे समझ रहे हैं। अगर आप इंटेंशन से अगर एक महिला भोजन बनाती है तो मुझे लगता है उसके पूरे परिवार वाले भी एक दिन उसको समझेंगे, और नहीं तो वो लोग उसे कभी परेशान नहीं करेंगे, वो अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे, और जो महिलाएं जो अपना कंटिन्यू करना चाहती हैं वो काफ़ी अच्छे से कर पाएंगी। तो फुलटूची जी, आपसे एक प्यारा सा मैसेज और लेना चाहती हूँ अपने ध्यानी मित्रों के लिए। जी, मैं चाहती हूँ कि हर कोई ध्यानी बने। 5 साल की उम्र से ही हर एक के जीवन में ध्यान आ जाए। महिलाएं हैं, घर के परिवार वाले हैं, सभी कोई ध्यान से जुड़ें और ध्यान को अपने जीवन का एक अभिन्न अंग बना लें। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे हम दुख में हैं, सुख में हैं, हर परिस्थिति में सबसे पहले हमारे जीवन में ध्यान आना चाहिए। हम सबसे पहले जो ध्यान को हम सेकंड में रखते हैं, वो मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप अगर परेशान भी हैं, आप अगर तकलीफ में भी हैं, तो सबसे पहले आप ध्यान में बैठिए, और मुझे आई एम श्योर कि आपको बिल्कुल उसका रास्ता मिलेगा। तो जो गड़बड़ी, जो गलती लोग करते हैं कि जब वो तकलीफ में आते हैं तो ध्यान सबसे पहले छोड़ते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी से कि कृपया ध्यान को कभी ना छोड़ें। हर दिन ध्यान अभ्यास करें, और जब जब आपको समय मिले आप ध्यान अभ्यास में अपना समय बिताएं। वाह, बहुत सुंदर। फ्रेंड्स, कितने सुंदर तरीके से हमको फुलटूची जी ने बताया कि ध्यान हम सबको कब, क्यों और कैसे करना है। क्यों हमें PSSM में फ्री ऑफ कॉस्ट ध्यान क्यों बताया गया है, और हमें जो कॉस्ट देनी है कब देनी है, कैसे देनी है, किस किस प्रकार से हम इसे दे सकते हैं। उसमें केवल धन की ही आवश्यकता नहीं है। मैं धनी हूँ तभी मैं फ्री कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा या पाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। हम सेवा द्वारा भी दे सकते हैं, हम कंप्यूटर्स जानते हैं उस द्वारा भी दे सकते हैं। मैं कुछ बहुत अच्छा लिख सकती हूँ, मैं बहुत अच्छी चित्रकारी करना जानती हूँ, मैं बहुत अच्छा गाना गाना जानती हूँ। कुछ भी प्रकार से आप अपनी सेवा दे सकते हैं। समझ लीजिए यही कॉस्ट है। कितने प्रकार की ध्यान प्रक्रियाएं होती हैं, पर सूर्य कौन है, सूर्य क्या है, सूर्य किस प्रकार हमको प्रकाशित करता है, प्रकाशित दिया भी करता है, प्रकाशित सूर्य भी करता है। तो सूर्य के प्रकाश में और दिए या ट्यूबलाइट के प्रकाश में क्या अंतर है, हमें कितने प्यारे तरीके से बताया। हम लंबे समय तक ध्यान कैसे करें, कितने अच्छे तरीके से हमें समझाया कि हम अगर एक साथ नहीं कर पा रहे तो ब्रेक ले लेकर शुरू में करें। कोई जरूरी नहीं है, मतलब किसी भी चीज के साथ स्टक नहीं होना, हार्ड एंड फास्ट कुछ भी नहीं है। हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, बहुत ही आसान है। हमें डेली ध्यान क्यों करना है, कितने प्यारे तरीके से समझाया कि डेली ध्यान करने का क्या फायदा है, क्या लाभ है हमारे जीवन में। हम छोड़ देते हैं, कोई भी दुख का समय आया तब भी छोड़ देते हैं, सुख का समय आया तब भी छोड़ देते हैं। सुख में सुख की अधिकता की वजह से छोड़ देते हैं, दुख में दुख की अधिकता की वजह से छोड़ देते हैं, परंतु छोड़ना तो कभी भी नहीं है। हमें रोना क्यों आ जाता है ध्यान के समय, कितना कुछ आज हम समझ गए, सीख गए, अपने अंदर उतार पाए। तो आपके जो प्रश्न हमारे पास आते हैं फ्रेंड्स,
उनका उत्तर देने के लिए हमारे पास सदा ही कोई ना कोई मास्टर होता है और उन सब मास्टर से हम कितने प्यारे प्यारे उत्तर पा पाते हैं। तो आइए हम एक बार धन्यवाद करते हैं फुलटूशी जी का मिलकर। तो फुलटूशी जी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपने इन 2 एपिसोड्स में हमें इतना कुछ समझा दिया। आपने आध्यात्मिक माँ, आध्यात्मिक परिवार, उनको कैसे हस्तक्षेप नहीं करना, कैसे उनके साथ अपने बच्चों के साथ रहना है, परिवार कैसे एक ध्यानी बन सकता है, जगत कैसे बन सकता है। और इस एपिसोड में तो आपने कमाल ही कर दिया, इतना सब कुछ बताया कि हम लबालब हो गए हैं आपके बताए हुए उत्तर से, आपके बताए हुए ज्ञान से। शायद हमारे ध्यानी मित्र भी सब बातों से एग्री होंगे। तो फुलटूशी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे नमस्ते पीएमसी में आने के लिए। धन्यवाद विभा जी, धन्यवाद पीएमसी। तो फ्रेंड्स, हमारे पास ऐसे ढेरों प्रश्न आते हैं जिनके लिए हम हर बार, रोज तो नहीं कहूँगी, हर बार, हर एपिसोड में हम किसी ना किसी नए मास्टर को लेकर आते हैं। मेरा ख्याल आप भी उतने ही सेटिस्फाई हो रहे होंगे जितने कि मैं हो रही हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी जिस प्रकार मैं अब इन प्रश्नों के उत्तर पाकर सेटिस्फाई हुई हूँ, आप भी इन उत्तरों के साथ उतने ही सेटिस्फाई हुए होंगे। आपके अंदर का ज्ञान, आत्मज्ञान में उन्नति हुई होगी। इसी आत्मज्ञान को आप और भी फैलाइए और हमारे साथ इसी तरह हमेशा बने रहिएगा। नमस्ते पीएमसी।